हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। तो सबसे पहले हम पाषाण काल की पूरी जो भी थ्योरी है वो पढ़ेंगे और इसके बाद में आज तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, वो है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। तो स्टोन एज क्या होता है? वह समय जिसमें मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था पाषाण काल कहलाता है। यानी कि इसमें वो पत्थर के औजार का उपयोग करता था। नेक्स्ट है कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन से हैं 4 भाग? तो सबसे पहला है वो है पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज। सेकेंड नंबर है वो है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। थर्ड नंबर है वो है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। और चौथे नंबर पर हुआ है ताम्र पाषाण काल यानी कि चालकोलिथिक एज। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि चालकोलिथिक एज है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये भी इंग्लिश में आपको नाम जरूर ध्यान रखने, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में नाम पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश था, यानी कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की बात ही अपना पेट भरना था। यानी कि वो सिर्फ उसका उद्देश्य खाना खाना ही था और कोई उसका उद्देश्य नहीं होता था। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके से वो रहते थे उस समय मानव। नेक्स्ट आता है कि आग की खोज इसी काल में हुई थी। ये आप देख सकते हो कि पत्थर को रगड़ के इस तरह आग जलाते थे वो। नेक्स्ट आता है कि इतिहास के सभी कालों में सबसे ज़्यादा समय मानव ने प्राक ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में बिताया है। दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मानव ने सबसे ज़्यादा समय किस काल में बिताया है? तो वो आ जाएगा पूरा पाषाण काल में। मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आया था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आया था, इसका मतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में पत्थर के बने छोटे औजारों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना कि माइक्रोलिथ क्या होता है, कि पत्थर के बने छोटे औजार हैं उनको माइक्रोलिथ कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से छोटे छोटे पत्थर के औजार हैं जो मतलब शिकार विकार करने के लिए काम आते थे। नेक्स्ट है पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागोर जो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सराय बहादुर राय जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है से प्राप्त हुए हैं। इसलिए पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो 3 नाम है ना, इनको आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये जो भी 3 नाम है ना, इनमें से एक नाम आपको दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन और कुछ दे दिए जाएंगे। तो आप ये तीनों अच्छे से याद होने चाहिए। अब आपको नोट ध्यान रखना कि पूरी तरह से पशुपालन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। यानी कि मध्य पाषाण काल में तो सिर्फ पशुपालन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन पूर्ण रूप से जो पशुपालन है ना, वो नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। इसमें कंफ्यूज मत होना। मध्य पाषाण कालीन मेहदा जो यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दमदमा जो यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नामक स्थल से 41 मानव शवादान प्राप्त हुए हैं, और इन शवादानों में से एक शवादान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। नेक्स्ट है सराय नहार राय जो यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, नामक स्थल से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे, और यहाँ की कब्रें आवास के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व के समय को नव पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल को मेगालिथ भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको ध्यान रखना कि मेगालिथ किसको कहते हैं, तो वो नव पाषाण काल को कहते हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन की शुरुआत इसी काल में हुई थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था तथा सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी।
सबसे पहला पालतू जानवर है वो कौन था? कुत्ता था। पहिए तथा मनका यानी कि मनके को घड़ा कहा जाता है कि खोज इसी काल में हुई थी। इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे पहिए का विकास होते होते आज हम पहिए का किस तरह से यूज करते हैं। चावल का सबसे पहला साक्ष्य कोल्डी हवा यानी कि जो यूपी में पड़ता है से प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि चावल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोल्डी हवा यूपी से। इसको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत देश नहीं आता, भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश आते हैं। तो कौन कौन से? तो सबसे पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो जब भी आपको भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ भी देखने को मिले ना, उसमें आपको सिर्फ भारत नहीं देखना, उसमें आपको ये 5 देश देखने हैं। तो इस ये बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव यूपी है। यानी कि अभी नई खोज की गई तो पता चला कि मेहरगढ़ पाकिस्तान ना होकर के लहुरा देव जो है ना यूपी में पड़ता है, वो है प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों आपको ऑप्शन में आ जाए तो आपको लहुरा देव करना है, मेहरगढ़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। और अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं आए और सिर्फ मेहरगढ़ आए और 3 ऑप्शन कोई और आ जाए तो आपको मेहरगढ़ करना है। तो ध्यान आपको दोनों रखने हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफ्रेंस लहुरा देव को देनी है अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो। नेक्स्ट है बुरजोम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है तथा गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं और गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो वो बुरजोम से मिलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप देख सकते हो जैसे ये मानव कंकाल और इसके साथ में कुत्ते के कंकाल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये देख सकते हो आपकी ये गर्त आवास है, यानी कि लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर रहते थे ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। नेक्स्ट आता है गुप्त जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये नवपाषाण कालीन स्थल है जिसका अर्थ है कुम्हार की गुहा। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है चिरान, जो बिहार में पड़ता है। ये नवपाषाणिक स्थल है, यहाँ से केवल हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। सगनकलू एवं पीकलीहल, जो कर्नाटक में पड़ते हैं, नामक स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन आता है कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों सकनकलू और पीकलीहल से। तो इस तरह आप देख सकते हो ये राख के टीले हैं जो सगनकलू और पीकलीहल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थल से सबसे पहले कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। तो सबसे पहले कंकाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो वो है पल्लवरम से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये चित्र आदि मानव द्वारा बनाए गए थे और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले शैल चित्र कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों ये भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप देख सकते हो ये पत्थर पे इस तरह से शिकार करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल, यानी कि चारकोलिथिक एज। इस काल में तांबे की खोज की गई थी, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। यानी कि इस काल में एक तो तांबे की खोज हो गई थी और पाषाण यानी कि पत्थर, तो दोनों को मिला के ताम्रपाषाण काल कहा जाता है इसको। इस तरह से आप देख सकते हो कि तांबे से बने ये हथियार है जो शिकार करने के लिए यूज होते थे। ये पाषाण काल का अंतिम काल है, यानी कि ताम्रपाषाण काल ये पाषाण काल का अंतिम काल था। तो दोस्तों अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है
यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? अपन ने तीन जगह पढ़े थे, तो ज़रूर याद रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है वो है लंगदाज, दूसरा है वो है बीरभानपुर, तीसरा है आदमगढ़ और चौथा है चौपनी मांडव। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आदमगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? यानी कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौपनी मांडव से, काकोरिया से, मेहदा से, सराय नहार राय से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, मेहदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल में हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन ए है सराय नहार राय से, मेहदा से, लहखिया से या चौपनी मांडव से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, मेहदा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दोस्तों यह है सराय नहार राय से, दमदमा से, मेहदा से और लंगदाज से। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा था कहाँ से निकले हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। तो दोस्तों वो जो थ्योरी पढ़ी है ना, उसको अच्छे से पढ़ ले और इसके बाद में ये सवाल करें, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि किस काल में प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों कब हुई थी खाद्यान्नों की सबसे पहले? तो वो हुई थी नवपाषाण काल में। और कौन कौन से खाद्यान्न थे? जौ और गेहूँ की हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है वो डी से हो जाएगा, यानी कि नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा घाटी में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। दोस्तों ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा था दोस्तों? गेहूँ, चावल, जौ और बाजरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो जौ सही हो जाएगा। यानी कि जौ और गेहूँ दोनों ही यूज हुए थे, लेकिन जो सबसे पहले था वो जौ था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ हुए हैं? कोल्डियावा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ही ऑप्शन में है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस किसको देनी है? लहुरा देव को। ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं, क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुरजोम से, कोल्डियावा से और मेहरगढ़ से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाए, क्योंकि इसमें लहुरा देव ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है? मेहरगढ़। अगर इसमें अपन को लहुरा देव दिया होता तो हम मेहरगढ़ न करके लहुरा देव को करते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है। क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की अभूतिय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो पाकिस्तान में कौन सी जगह पड़ती है? अमरी, बालाकोट, मुंडीगाग या मेहरगढ़। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, मेहरगढ़, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ओंदे, बोरी, बागोर और लखनिया। अपन ने 3 पढ़े थे, तो उसमें से एक आपको इसमें आएगा, वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बागोर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में नाम जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आया देखो। तो पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, लोह युग को, ताम्रपाषाण युग को। तो किसको कहते हैं चालकोलिथिक युग दोस्तों? ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, मेहरगढ़। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण
संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बलूचिस्तान में स्थित है ये मेहरगढ़, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवटोली किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों नवटोली ये किस राज्य में स्थित है, ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नवदा टोली ये मध्य प्रदेश नामक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है कि नवदा टोली नामक स्थल का उत्खनन किसने कराया था, तो ये था HD सांकलिया। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना। वृत्त पाषाण यानी कि मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई थी। तो अपन ने पढ़ा था कि मेगालिथ स्मारक की पहचान की गई थी। तो क्या है इसका, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में बी हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो अपन ने नवपाषाण काल में पढ़ा था कि नवपाषाण काल को मेगालिथ भी कहा जाता है, तो उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेगालिथ क्या होता है। तो मेगालिथ है वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में होता है, उसको मेगालिथ कहे जाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवपाषाणीन युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। ये समाधियाँ विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, जिसे वृत्त पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। बूदीहाल, सगनकलू, कोल्डी हवा और आदमगढ़। तो दोस्तों ध्यान रखना वो आ जाएगा ऑप्शन बी यानी सगनकलू से। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं का शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भोपाल, पंचमंडी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर वो दफनाते थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, आदमगढ़, बुरजोम, चिरान या मास्की। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बुरजोम। तो ये कहाँ पड़ता है बुरजोम, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है गर्त आवास के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बुरजोम, ऑप्शन नंबर बी कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर सी सगनकलू और ऑप्शन नंबर डी चिरान। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बुरजोम ही होगा, यानी कि गर्त आवास है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, वो भी बुरजोम में ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे या ए और बी दोनों ही थे या इतिहासकार थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस है वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय है उसके अंदर जो सामग्री मिली थी, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें मिली थी, उसके आधार पर क्या हुआ कि पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग में विभाजन किया गया, यानी कि कौन सी चीज़ किस युग की है। तो ये जो विभाजन था ये किसने किया था, थॉमसन ने किया, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो दोस्तों इसका है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय, यानी कि ये कोपेनहेगन संग्रहालय ये डेनमार्क में पड़ता है, यानी कि ये डेनमार्क है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ की कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग में विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातत्वविद क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना ये किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत, पर्यटन विभाग के अंतर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।
नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिसेप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये भोपाल में। दोस्तों ये चीज़ बताओ कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का अब नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, जिसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यानी कि पहले इसका नाम था वो था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो गया है, जो भोपाल में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।